क्लास में हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको क्या क्या स्टडी करनी है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पहला लॉ था वो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ नए बच्चे भी थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो वी आर ट्राई टू, ठीक है, हम और अच्छे से इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है रिएक्टेंट क्या होता है और दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अगर हमके पास अगर CaCO3 है, क्या है हमारे पास CaCO3, जिसका फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला क्या हमारा, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब ये हमारा हुआ रिएक्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट हो जाएगा। और इससे जो हमको प्रोडक्ट, जो हमको फाइनल मिलेगा उसके हम क्या कहें प्रोडक्ट, और इसमें आपको मिलेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो हमने आपसे बताया था कि इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट का पे कितना चार्ज होता है और आपका कितना मास होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने, अगर हम आपको बात करें इसमें कि कैल्शियम का मास कितना होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हमने आपसे बताया था कि कैल्शियम पे जो एटॉमिक मास होगा वो 40 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैल्शियम पे 40 आ गया इसका एटॉमिक मास, और कार्बन का 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाता है 16। लेकिन इसमें देखो 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40 + 12 और प्लस 16 × 3 = 48। आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपका टोटल आएगा 100। कितना आ गया, एटॉमिक मास यूनिट हम म्यू से प्रिंट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर टोटल जो आपका एटॉमिक मास निकल के आया कितना जाएगा, 100 आया। समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पे आ जाओ, कैल्शियम कितना है 40, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 16, प्लस कार्बन कितना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ कितना 32। अब रिएक्टेंट का मास 100 आ रहा था और प्रोडक्ट का मास भी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 में एटॉमिक मास यूनिट आ गया। अब देखो आपको ये समझ में आ रही होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का मास भी होना चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना किसका मास है, ये उतना प्रोडक्ट का मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप ये कहता है कि द लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास neither be created nor destroy but change one form to another form। तो हमने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेके हमने आपको समझा दिया, जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे कई एग्जांपल आपके बुक में दिए होंगे, इसको आप क्या करिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको हमें नोट्स हम भेज दिया करेंगे, उसको आप फेयर कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए देखते हैं कि हमारा दूसरा लॉ क्या है। दूसरा लॉ आपका हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ डिफिनिट क्या है, डिफिनिट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो चाहे आप सेकंड लॉ को आप लॉ ऑफ कांस्टेंट भी कह सकते हैं या तो डिफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल समझाते हैं तो हमारा बहुत इजी तरीका है समझाने का। जैसे देखो आप एग्जांपल ले लो वाटर का, हमने क्या ले लिया, वाटर का एग्जांपल ले लिया। अब आप बता सकते हो कि वाटर का नेचर में कई सोर्स हैं। सोर्स का मतलब ये हो कि हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या हो गया, रिवर हो गया, हुआ कि नहीं, रिवर हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, पॉन्ड्स हो गए, हो गया। फिर आपका क्या हो गया, टैप मतलब आपका क्या हो गया, नल हो गया। ये चीज़ें आपकी हो गई। अगर देखो, अगर रिवर के वाटर का फार्मूला क्या होगा, H2O ही तो होगा, क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा, भले आप रिवर से लो, चाहे पॉन्ड से लो और चाहे टैप से लो, कभी भी इसका फार्मूला चेंज नहीं होगा। हमने पॉन्ड से लिए तब भी फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अगर टैप से लोगे तब भी क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, H2O हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट या डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये रेशियो निकल के आ रहा है। ये वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है 2:1, ये वॉल्यूम का रेशियो है कितना है 2:1 है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना जाएगा 1:8। ये बताओ क्या ये रेशियो में चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या क्या कह देंगे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर वाटर, अगर पॉन्ड्स की बात करोगे वही रेशियो आपको यहाँ भी मिलेगा और वही रेशियो आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे एग्जाम्पल आप ले लो CO2 का, हमने CO2 का एग्जाम्पल ले लिया। अगर हम आपसे पूछें कि आपको CO2 कहाँ से मिल सकता है, तो CO2 देखो, एक तो हम लोग भी क्या करते हैं CO2 को रिलीज करते हैं, तो ह्यूमन से भी हमको क्या मिल सकता है, CO2 मिल सकता है। दूसरी व्हीकल्स, जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं उनसे भी तो CO2 रिलीज होता है कि नहीं रिलीज होता है। या आप कम्बस्टन मतलब आप कोई चीज़ जलाते हो तब भी आपको क्या निकलता है, तब भी वहाँ से CO2 निकलता है। अब आप देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ रेशियो बाय वॉल्यूम, ये आपको क्या हो जाएगा, बाय वॉल्यूम हो जाएगा, कितना 1:2। अब बताओ ह्यूमन से जो CO2 निकल रहा है या व्हीकल से जो CO2 निकल रहा है या कम्बस्टन से CO2 निकल रहा है, क्या इसका ये रेशियो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो रहा है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो आप क्या कह दोगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कह दोगे। ये बाय वॉल्यूम था। अगर आप बाय मास देखने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे मास की बात करो, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, कितना हो गया 32 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या किस में चेंज होगा, नहीं चेंज हो पाएगा। तो इतना आज हमने आपको 2 लॉ पढ़ा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसको हम आपको नोट्स भेज देंगे, आप फेयर कर लीजिएगा। बाकी जो इससे आगे टॉपिक होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमको पढ़ना है, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे।